हेलो एवरीवन, वेलकम टू केजीएस आईएएस। हम लोग कर रहे हैं आरओ मेंस रिवीजन सीरीज को और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1500 प्लस क्वेश्चंस स्टैटिक और करंट अफेयर से। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का पार्ट वन हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 70 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब उसके आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ another set of question. Let's start. Okay, so we have discussed question. Okay, so we have discussed 70 questions till now. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 को डिस्कस करते हैं। तो पढ़िए आप ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शंस को पहले पढ़ते हैं। कार्टिगिना प्रोटोकॉल लिखा हुआ है कि बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन, यानी कि स्टॉकहोम अभिसमय, ये किससे है? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। हम लोगों को पता है कि ये दोनों ही सही हैं। कार्टिगिना प्रोटोकॉल किसके अंदर आता है? सीबीडी यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही पार्ट है कार्टिजिना प्रोटोकॉल। और नगोया प्रोटोकॉल ये इसके अंदर ही आता है, सीबीडी के अंदर ही आता है कार्टिजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टॉकहोम किसके लिए है? स्टॉकहोम कन्वेंशन है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के लिए, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लिए। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसा कि हमें पता है कि ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पे आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में आगे लिखा हुआ है जल संरक्षण, लेकिन हम लोगों को पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है संरक्षण के लिए नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल है क्लाइमेट चेंज के लिए। कल भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था। क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंदर आता है? यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर। यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, ये भी किसके अंदर आता है? यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर आता है। और यूएनएफ ट्रिपल सी कब आया था? ये आया था रियो 1992 समिट के अंदर, यानी कि जिसको हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं, वहीं पर यूएनएफ ट्रिपल सी आया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। मैं कुछ देर के लिए इस क्वेश्चन को यहीं पर रख रहा हूं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप वीडियो प्ले करिएगा, तब आप देखिएगा कि इसका आंसर क्या है। हर एक वीडियो में आपको यही करना है, पहले आपको क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को आप खुद से पॉज करके, फिर उसके बाद प्ले करिएगा। इन द मीन टाइम मैं आगे बढ़ता हूं और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CO2 एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, CO2 उत्सर्जन एवं वैश्विक उष्मीकरण के संदर्भ में यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत वह बाजार आधारित तंत्र कौन सा है जो विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने वाली बेहतर तकनीकों को अपनाने हेतु विकसित देशों से धन प्रोत्साहन प्राप्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि यूएनएफ ट्रिपल सी की वो कौन सी मैकेनिज्म है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को फंड दिलवाती है डेवलप्ड कंट्रीज से, ताकि वो बेटर टेक्नोलॉजीज को ले आ सकें, डेवलपिंग कंट्रीज बेटर टेक्नोलॉजीज को ले आ सकें और रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सीडीएम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सीडीएम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीडीएम, याद रखिएगा इसको। यूपीएससी ने 2016 में भी इस पर एक क्वेश्चन पूछा था, सीडीएम किसके अंदर आता है? तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर आता है सीडीएम। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, तो पेरिस एग्रीमेंट में कौन सी मैकेनिज्म है? तो उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म।
ठीक है, SDM, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो क्योटो के अंदर जो मैकेनिज्म थे उसका क्या नाम था? CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। पेरिस के अंदर होगा वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बताया, आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, तो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है आप यहां से समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक यहां पर क्या हुआ कि किसी एक कंट्री ने फॉरेस्टेशन किया, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसको कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। वहीं पर दूसरी कंट्री में क्या था, इंडस्ट्रीज लगाएगी, जिसकी वजह से उसने क्या किया, पॉल्यूशन किया। अब उसके पास कार्बन क्रेडिट कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि उसने पॉल्यूशन किया। अब इस पॉल्यूशन को ऑफसेट करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कार्बन क्रेडिट्स को खरीदेगा, और जो कार्बन इसने उत्सर्जित किया था वो कार्बन यहां पर सिक्वेस्टर हो गया। ठीक है, तो ये है कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। तो इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। ये अपना क्रेडिट बेचेंगे, उसके बदले में इनको पैसा मिलेगा, और उसी पैसे से क्या होगा, कार्बन CO2 सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म होगी, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, Which of the following is not listed under 8 action of the climate action plan of government of India? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है, इसके अंदर 8 सब प्लान हैं। उन सारे सब प्लान्स के नाम आपको पता होने चाहिए। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन निम्न में से कौन सा उन 8 एक्शन प्लान्स का हिस्सा नहीं है। तो वैसे इसका आंसर है बी, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा उसका हिस्सा नहीं है। खैर, आइए देखते हैं कि कौन कौन से 8 नेशनल मिशन ऑफ दिस एक्शन प्लान, क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 सब प्लान्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला सब प्लान क्या है, नेशनल सोलर मिशन। दूसरा क्या है, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा क्या है, सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में। फिर वाटर मिशन है। ठीक है, देन उसके बाद है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। सिक्स्थ है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सेवेंथ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एंड द एट्थ वन इज नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। तो क्लाइमेट चेंज तक ही है, एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर पावर इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, इसको याद रखना है। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे पूछता है कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी कि INDC, जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, ये किससे रिलेटेड है? INDC का नाम सबसे पहले आया था पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पर। पेरिस एग्रीमेंट के टाइम क्या हुआ, सभी कंट्रीज ने अपना अपना INDC बताया। मतलब कंट्रीज ये बताएंगे कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में, और ये इंटेंडेड होगा, मतलब ये नेशन खुद ही डिसाइड करेंगे। तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड, ठीक है, तो नेशन खुद ही इंटेंड करेंगे, मतलब खुद से ही उन्हें बताना होगा, और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने में। ठीक है, खैर, अब आप देख सकते हैं मैंने आपको इतनी सारी चीजें बता ही दी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 74th का, वर्ल्ड एक्शन प्लान टू डील विद क्लाइमेट चेंज। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विश्वकार योजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 ओजोन लेयर के बारे में है कि ओजोन लेयर या ओजोन परत जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, वायुमंडल में किस परत पर पाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। आंसर क्या है इसका, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। खैर, आपको ये तो मालूम पड़ गया कि ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, और इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को
यानी कि पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। इसी वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं यानी कि हाइट बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है हाइट के साथ, क्यों, क्योंकि वहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। करेक्ट। इसके साथ एक और चीज आप लोगों को पढ़ना है, वो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं। अब देखते हैं, इन स्ट्रेटोस्फेयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय। समताप मंडल में ओजोन का स्तर प्राकृतिक रूप से नियंत्रित किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फेयर में जब होती है, ये नेचुरली रेगुलेट करती है ओजोन लेयर को। कैसे करती है, थ्रू केमिकल रिएक्शन दैट फॉर्म एंड डिस्ट्रॉय ओजोन। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो यही जो है केमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करती है, जिससे ओजोन लेयर बनती भी है और डिस्ट्रॉय भी होती रहती है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक बैलेंस बना रहता है, बैलेंस बना रहता है। और ये बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ओजोन का जो है लगातार चलता रहता है, इसके बीच एक बैलेंस होता है। बट ये बैलेंस खराब कब हो जाता है, जब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आ जाते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, फॉर्मेशन जो होता है वो कम हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन परत का क्षय। यानी कि ओजोन परत धीमे 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 पतली होती जा रही है, या फिर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर से गायब हो रहा है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में कौन सा सही नहीं है। CFC। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, इसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये गलत है। CFC जो है ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, ODS भी है, साथ में ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, ODS भी है और GHG भी है। खैर थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। बिल्कुल सही है। थर्ड, इट इज इनएक्टिव इन लोअर एटमॉस्फेयर। नहीं, ये लोअर एटमॉस्फेयर में भी एक्टिव रहती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, आपने देखा होगा मैंने सारे जितने भी ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक साथ रख दिए हैं, ताकि यहीं पर आप सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकें। खैर, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का निर्माण चिंता का विषय रहा है। इस छिद्र के निर्माण का कारण क्या हो सकते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कारण क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, या फिर ब्रोमीन जिसमें आ जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन याद रखिएगा, कहीं पे भी क्लोरीन ब्रोमीन आपको दिख जाएगा वो रहेगा। ठीक है, अलग एक और होता है हेलॉन्स, तो कहीं पे भी ये सब रहेगा तो आप बोल सकते हैं दीज आर ODS, और वो ओजोन होल को बनाएंगे। एक और चीज याद रखिएगा, ओजोन होल कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिक में है, आर्कटिक में नहीं है। तो याद रखिएगा इसको, ओजोन होल अंटार्कटिक में है, आर्कटिक में नहीं है। ठीक है, खैर अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो पहला स्टेटमेंट है इसमें कि क्षोभ मंडलीय तीव्र अशांति की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का प्रवाह। अब यहां पर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का प्रवाह कहां बोल रहा है, क्षोभ मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ओजोन है, ओजोन लेयर, वो स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो अगर वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, यहां पर आप बोल रहे हो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रोपोस्फेयर में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये कहां पर है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, और वहां पर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सही हो सकता है, क्यों सही हो सकता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां तक पहुंच रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, ये गलत है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नहीं होंगे तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचेगा कैसे। स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंचने के लिए ये पोलर फ्रंट और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का होना जरूरी है। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ते हैं, वैश्विक उष्मीकरण के कारण ध्रुवीय क्षेत्र के तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का ओजोन होल से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो डी स्टेटमेंट भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज बी, करेक्ट। 78 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 79। ठीक है, 79 आप लोग पढ़िए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन असर्शन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, भूमध्य रेखी वन बायोम सर्वाधिक सघन वनस्पति और सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। यह हम लोग अभी लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं कि हाँ, इक्वेटर के आसपास यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता है, सघन वनस्पति होती है तथा बायोमास भी ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, ये भी हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी ज्यादा मिलेगा आपको भूमध्य रेखा के आसपास, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ सन, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन ज्यादा होगा तो एरिया का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा। तो ओवरऑल वी कैन से द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो कथन आप देख रहे हैं ए, क्या है ये, सही है। कारण पर आते हैं हम। कारण लिखा हुआ है, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखी वन क्षेत्र में वर्ष भर अधिक वर्षा तथा उच्च तापमान पाया जाता है। देयर इज अ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। बिल्कुल सही है, यही तो हम लोगों ने ऊपर अभी डिस्कस किया है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन 80 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वनों की कटाई का प्रभाव नहीं है। ठीक, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, तो बिल्कुल ये हो सकता है अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या करते हैं, सॉरी, फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट दे अरेस्ट द वाटर एंड दे हेल्प वाटर इन परकोलेशन। तो एक तरीके से क्या करते हैं, दे रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो अगर ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्स इन हिमालय होगा तो हिमालय में जल स्रोत सूख जाएंगे अगर फॉरेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही है। ठीक, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की हानि, हाँ बिल्कुल ये भी होगी जैव विविधता की हानि, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, को एक्सटिंक्शन, लॉस ऑफ हैबिटेट, ये सारी चीजें होंगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था इविल क्वार्टेट, तो इविल क्वार्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट। तो ऐसे बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ों पर रहते हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैव विविधता की हानि होगी। नेक्स्ट आते हैं अर्बनाइजेशन।
तो ऐसा हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है? नहीं, अर्बनाइजेशन की वजह से डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सॉइल इरोजन। क्या सॉइल इरोजन इंपैक्ट है? बिल्कुल सॉइल इरोजन इंपैक्ट है, क्योंकि जब पेड़ नहीं होंगे तो मृदा क्या होगी? मृदा का अपरदन होगा। ठीक है, जो टॉप लेयर होगी, टॉप लेयर, वो दैट विल बी वॉश्ड, दैट विल बी कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ। ठीक है, वो हट जाएगी ऊपर से, तो उसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 हम लोगों ने देख लिया है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन: भारत में वन आवरण की हानि का सीधा संबंध भारत में हुए जनांकी संक्रमण से है। यानी कि वन आवरण की हानि किससे है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है? भारत की सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, देन उसके बाद फोर्थ स्टेज। भारत किस में आ चुका है? भारत थर्ड स्टेज में आ चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा डेथ रेट। ऊपर जो लाइन है वो क्या है? बर्थ रेट है। तो बर्थ रेट हमेशा ज्यादा रहता है डेथ रेट से। ठीक, तो भारत पहले कहाँ था? जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो आप देखेंगे थर्ड स्टेज में क्या होता है? पॉपुलेशन बूम होता है, पॉपुलेशन बूम। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल, फॉरेस्ट कवर जो है वो कम होने लग जाएगा। ठीक है, अब असर्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रीजन पढ़ते हैं। रीजन में लिखा हुआ है फॉरेस्ट कवर इज निगेटिवली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि वन आवरण का जनसंख्या वृद्धि से नकारात्मक संबंध है। तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जितना वन आवरण बढ़ेगा तो उतना ही हमारा, सॉरी, जितना हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा उतना ही फॉरेस्ट कवर कम होता जाएगा। ठीक, तो दोनों ही सही है, और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82 पर आता है। 82 आपसे पूछ रहा है कि भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आवरण हेतु न्यूनतम अनुशंसित भू क्षेत्र कितना होना चाहिए? द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया इज, आंसर इसका 33। किस में लिखा है ये? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में बोला है गया है ये। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोलता है कि ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, वो है 33%। ठीक, अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि अभी इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है? ठीक है, ये आपको बताना है मुझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है? इन सारी इवेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कब कब ये हुई थी। ठीक, बताइए। यार मैं अब डिस्कस करता हूँ इसको। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? पढ़ चुके हैं हम लोग कल भी, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा था, 1972 में आया था। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2002 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 में आया। तो क्या अब आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या कालानुक्रमिक क्रम में लगा लेंगे? आसान हो गया। ठीक, याद रखना है बट आपको ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछा जा सकता है। 2016 में ये भी पूछा गया कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया था। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आते हैं। ठीक, अब यहां पर भी क्या है? मैच द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट। पिछली क्लास में भी मैंने कुछ एक्ट डिस्कस किए थे, वहां मैंने आपको बोला था कि आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें कि डिस्कशन किया जाएगा कि वाटर एक्ट और एयर एक्ट कब आया था। ठीक, तो एक एक करके करते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया? 1980 में आया, बिल्कुल सही है।
ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कब आया? 1986 में आया। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था कि किस त्रासदी के बाद आया था ये? भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था। 1984 में हुआ भोपाल गैस त्रासदी, उसके बाद ही एक्ट लाया गया था। एयर एक्ट कब आया था? 1981 में। तो इसका क्या होगा? सी का 3। डी का क्या होगा? वाटर एक्ट। तो ऑब्वियसली क्या बचा अब? 1974। तो ये 1974 में आया। अब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है ये वाली टेबल। ठीक। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? उस इसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये जो वाटर एक्ट यहाँ पर लिखा है, इसके अंदर कौन सी बॉडी बनाई गई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंदर बनाया गया? तो वो बनाया गया था वाटर एक्ट 1974 के अंदर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 1974 वाटर एक्ट। कई इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 1981 एयर एक्ट के अंदर इसको बनाया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन सी बॉडीज बनाई गई? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन कौन सी बॉडी बनाई गई? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू कमेटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इतनी सारी बॉडीज को बनाया गया है इसके अंडर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सेंट्रल ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन बोर्ड ये किसके अंदर बनाया गया है? ठीक है, कल हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको डिस्कस किया गया था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, देखिएगा, इसको बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ठीक, आसान है, डी देहरादून। 85 का डी देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द चिपको मूवमेंट? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, इसका आंसर क्या है? चांदी प्रसाद भट्ट। ठीक, चंडी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने यहाँ पर बाकी जितने ऑप्शन दिए उसके बारे में भी लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 पे। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है झांसी में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, झांसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अंगूल और कश्मीर स्टैग, तो इसके साथ संबंधित है। अब आपसे यहां पर क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि किस नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क किस पर्टिकुलर स्पीसी के साथ संबंधित है? तो वो करने के लिए आपको क्या मिल जाएगी? एक टेबल मैंने दिया हुआ है, आपको आगे मिलेगा अभी। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ये। ठीक, आपको मिल जाएगा, स्पीसी लिखा हुआ है, नेशनल पार्क लिखा हुआ है, किस स्टेट में। अगर आप इतना याद करके चले जाते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको हंगूल भी दिख रहा होगा, डचीकम। उसके अलावा जितनी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं वो किस नेशनल पार्क में मिलती हैं, वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। आपका सारा क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक, खैर वापस आते हैं हम लोग जहाँ हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 88 हम लोगों ने कर लिया था, आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। 89 पर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में सही है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। पिन वैली कहाँ है? क्या ये जम्मू कश्मीर में? नहीं, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो डी हमारा सही होगा, इसमें आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आपको क्या बताना है? कौन कौन से पेयर्स इसमें करेक्टली मैच्ड है।
ठीक है, कौन कौन से पेयर्स इसमें करेक्टली मैच्ड है। ठीक, बताइए। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? क्या ये गारो हिल्स में है? बिल्कुल सही है। ठीक है, गारो खासी जयंतिया ये कहाँ पर है? मेघालय में है। नोक्रेक भी कहाँ है? मेघालय में है, और ये गारो पर ही स्थित है। ठीक, दूसरा देखते हैं, लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक ये लिखा हुआ है बैराल रेंजेस में है, नहीं। लोकटक लेक कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, बैराल रेंज में नहीं है। नामढापा नेशनल पार्क, ठीक, नामढापा नेशनल पार्क भी डाफला हिल्स में नहीं है। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन डाफला हिल्स में नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन, केवल एक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? ठीक है, अब आपको सारे ही नेशनल पार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पूछा गया है कि कौन सा सबसे पहला भारत का नेशनल पार्क है। ठीक, सीधा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये बना था 1936 में। कान्हा नेशनल पार्क 1955, और दुधवा से 70, राजा जी 83 में। बट खैर, आपको इतने ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, कॉर्बेट का याद रखिएगा कि आजादी से पहले का है, पहला था, 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ। 92 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि करेक्टली मैच कौन कौन सा है। ठीक, तो बांदीपुर, क्या बांदीपुर एक टाइगर रिजर्व है? ठीक है, सॉरी, आपको मैच करना है इसमें नेशनल पार्क को एनिमल के साथ में। अब याद होगा आपको, हम लोगों ने पहले भी एक डचीगाम वाला क्वेश्चन किया था, ये कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बांदीपुर, बांदीपुर में क्या मिलता है? बांदीपुर इज फेमस फॉर टाइगर रिजर्व, तो इसका आंसर क्या होगा? वीक ए का वन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं काजीरंगा। काजीरंगा में क्या मिलता है? वन हॉर्न्ड राइनो। ठीक है, इसके लिए फेमस है। सुंदरवन, सुंदरवन किस लिए है? सुंदरवन हमारा फेमस है बायोस्फीयर एंड टाइगर रिजर्व, मतलब सुंदरवन एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। फिर सिमलीपाल क्या है? ये हमारा है एलिफेंट रिजर्व। तो आप इसके थ्रू अब मैच कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया 92 का? आपका आंसर हो गया बी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसी में ये जो टेबल आपको दी गई है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये सब, अब इसमें से कुछ भी पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर आपको जो है एक और टेबल दी गई है जिसमें लिखा हुआ है कि किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो आप यहाँ से देख करके वो बता सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, पढ़ चुके हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, आई थिंक पहले भी आ चुका है इसी तरीके का। पिन वैली जो है जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन, लगभग वैसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, बस कुछ ऑप्शंस चेंज हुए हैं, बट पिन वैली आपको याद रखना है, पिन वैली जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है, जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये कहाँ था, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि किसने ये डेफिनेशंस दी थी। तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्विस ने दी थी, हाँ बिल्कुल दी थी बायोस्फीयर रिजर्व। इकोसिस्टम एपीडी कैंडोल ने दिया है, नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम किसने दिया था? एजी टेंसले ने। इकोसिस्टम किसने दिया? एजी टेंसले ने। ठीक है, वैसे करेक्टली पूछा था, आंसर हमें यहीं से मिल गया। इकोलॉजी, इकोलॉजी किसने दिया था? अर्न्स्ट हैकल ने। अर्न्स्ट हैकल, अर्न्स्ट हैकल ने दिया। बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था? रीटर ने। नहीं, बिल्कुल गलत है। बायोडाइवर्सिटी टर्म जो कॉइन किया था वो किया था रेमंड एफ डेसमैन ने, रेमंड डेसमैन ने। ठीक, तो इसको याद रखिएगा आप, ये सारे टर्म भी हमारे कवर हो गए यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सूची 1 सूची 2 को से सुमेलित करना है आपको, ठीक है। तो आप बताइए कि नो क्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर लोकेटेड है, पता है हमें। नो क्रेक जो है वो कहाँ पर है, मेघालय में लोकेटेड है, ठीक है। मानस कहाँ पे है, मानस असम में लोकेटेड है, ठीक है। देहांग दिबांग कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो फिर बचा क्या, अगस्तमलय, ये हमारा है केरला, ठीक है। क्या अब हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं, हाँ बिल्कुल, आंसर क्या होगा, बी। क्या आसान था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, पढ़िए इसको। आप पॉज कर सकते हैं, आंसर खुद से सोच सकते हैं, तब तब उसके बाद आगे देखिएगा वीडियो। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनेस्को अप्रूव्ड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनेस्को स्वीकृत बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 97। इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है। 29 जुलाई, 29 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार की प्रोजेक्ट टाइगर योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर है तो ऑब्वियसली उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य ये होगा कि इंडियन टाइगर्स को एक्सटेंशन से बचाना है, ठीक है। भारतीय बाघ को विलुप्त होने से बचाना है, तभी तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आप बताइए कब लाया गया था, 1973 में। पढ़ चुके हैं हम लोग इसको पहले भी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 पे। अब पूछा गया है आपसे कि नॉट करेक्टली मैच, ठीक, सही सुमेलित नहीं है। तो आपको सीधे दिखाई दे रहा होगा कि बक्सा टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है हमारा वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो पहला ही हमारा ए ही आंसर हो जाएगा। डांपा कहाँ है, डांपा मिजोरम में, नामेरी असम में, नामढापा अरुणाचल प्रदेश में। ये बाकी सारे सही दिए हुए, ठीक। खैर यहाँ पर भी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, सारे टाइगर रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं ताकि आप आसानी से रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो सारा टाइगर रिजर्व्स मैंने यहीं पर एक साथ ही दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, आपको बताना है। आई थिंक नॉट करेक्टली मैच्ड, ये क्वेश्चन फिर इज करेक्टली मैच, सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, रिपीट हो गया है, रियली सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है पहले ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, 101। ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं पहले। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ये भी हो गया है, ओके। ये भी 104 भी हो गया है, ये बक्सा 105 भी हो गया है। यहाँ से आते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए, रियली सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सॉरी, इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। आप बताइए, नवीकरणीय स्रोत यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, जिस सोर्स को हम बार बार रिन्यू कर सकें, यानी कि उसको हमेशा यूज किया जा सकता है फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी को किया जा सकता है, ठीक है, इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप बताइए क्या न्यूक्लियर एनर्जी को किया जा सकता है, नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी को नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए न्यूक्लियर मटेरियल, और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है ये फाइनाइट है, यानी कि ये इनफाइनाइट सोर्स नहीं है। तो इसको रिन्यू बार बार हम नहीं कर सकते हैं। बट न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे प्रदूषण नहीं होता है, बट ये रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कोल, कोल भी क्या है, इट इज नॉट क्लीन एंड इट इज नॉट रिन्यूएबल, ठीक है। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या था, इट इज नॉट रिन्यूएबल बट इट इज क्लीन। पेट्रोल, पेट्रोल भी हमारा कोल की ही श्रेणी में आता है, इट इज नॉट क्लीन, नॉट रिन्यूएबल। सोलर एनर्जी क्या है, इट इज क्लीन एंड रिन्यूएबल। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 107।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल क्रिएट्स एट लीस्ट द लीस्ट पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? क्वेश्चन नंबर 107। तो क्या होगा इसका आंसर? अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि हाइड्रोजन को लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हाइड्रोजन जब ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो इससे निकलने वाला जो वेस्ट होगा वो क्या होता है? पानी होता है, वाटर। ठीक है, वाटर निकलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन हमारा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई वी कैन से कि हाइड्रोजन इज अ क्लीन फ्यूल। ठीक है, इट कॉजेस नो पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से निकलता क्या है? वाटर। पढ़ चुके हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। द एनवायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड। तो मानव गतिविधियों द्वारा बदले गए पर्यावरण को क्या कहा जाता है? आंसर बिल्कुल आसान है। क्या मानव गतिविधियों द्वारा बदला गया? तो क्या बोलेंगे? मानव निर्मित पर्यावरण, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के दौरान निम्नलिखित में से क्या बनता है? ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग का नेचर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है? ये सब आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे याद आया, यहाँ पर ओजोन भी दिया हुआ गया है। ठीक है, तो ओजोन भी बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, लेकिन सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो ये क्या होता है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, उसके बाद ओजोन बनता है, तो ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ओजोन भी बनता है बट ओजोन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस वाले फिगर में भी। फोटोकेमिकल स्मॉग से क्या बना? NO2, NO, VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOC। और इससे क्या बनता है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट O3 यानी ओजोन, पैन मतलब परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये बनते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 आपसे पूछ रहा है, अ पावरफुल आई इरिटेंट इन द स्मोक इज। धुएं में आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली पदार्थ है। तो इसका आंसर क्या है? PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये जो पैन बनता है उसकी वजह से ही आंखों में इरिटेशन होता है। ठीक है, आंखों में जलन पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 111। द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG इज। CNG का मुख्य घटक है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपने कई बार इससे पहले भी ये क्वेश्चन किया होगा। मुख्य घटक क्या है? मीथेन, CH4, मीथेन इसका मुख्य घटक है। अब आप लोगों को बताना है कि LPG का मुख्य घटक क्या है। ये मुझे बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। रिप्लाई जरूर करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या होती हैं, फिर दिमाग में स्टिक हो जाते हैं, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश इज एन पॉल्यूटेंट विच जनरेट्स बाय। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक है जो किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, किसको जलाने से उत्पन्न होता है? ये है बर्निंग ऑफ कोल। कोयला को जो हम लोग जलाते हैं तब फ्लाई ऐश बनता है। तो इसीलिए जो हम लोग देखेंगे, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि वो पावर प्लांट जहां पर कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है, वहां पर सबसे ज्यादा फ्लाई ऐश निकलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉल्यूशन के ऊपर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का संकेतक है? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? लाइकेन। ये हमारे वायु प्रदूषण के संकेतक हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी हम देखेंगे कि देयर इज पुअर ग्रोथ ऑफ लाइकेन, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है? वहां पर होता है हाई एयर पॉल्यूशन। तो हाई एयर पॉल्यूशन जब भी होगा तो वी कैन सी पुअर ग्रोथ ऑफ लाइकेन। लाइकेन होता क्या है? लाइकेन में हमेशा याद रखिएगा,
लाइकेन में एल्गी एंड फंगाई ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि लाइकेन में कौन से दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो एल्गी एंड फंगाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट इज, घर के अंदर हवा का सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला पदार्थ है, हवा को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला पदार्थ है। ठीक, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है रेडॉन गैस। घर के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला पदार्थ या गैस कौन सी होती है? वो है रेडॉन गैस। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 115। अब आपसे ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, 2019। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है 2019 में लॉन्च किया गया था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस ने भी, यूपीएससी ने भी, आरओ में भी क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन बाय, तो किसके थ्रू होता है? इसका आंसर होगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड। कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड मत मार्क करिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन नहीं होता है। एसिड रेन किसकी वजह से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन में एक और बात हम लोग को याद रखनी है कि जब नॉर्मल पीएच क्या होता है रेन वाटर का? 5.6, यानी कि थोड़ा सा वो एसिडिक होता ही है, नॉर्मली एसिडिक होता है। लेकिन जब पीएच 5.6 से भी कम हो जाएगा, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा कब बोला जाएगा? जब पीएच 5.6 से भी कम हो जाएगा, तब उसको बोला जाता है एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। ये भी यूपीपीसीएस का ही क्वेश्चन है। अब अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन किया होता तो आप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 117 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, इज एन इंडिकेशन ऑफ पॉल्यूशन इन, बीओडी इनमें से किसमें प्रदूषण का संकेत है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसमें नापी जाती है, किसमें देखी जाती है? ये देखा जाता है जलीय वातावरण में, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में। अगर बीओडी ज्यादा होगा, बीओडी इज हाई, तो क्या होगा? पॉल्यूशन भी ज्यादा है, पॉल्यूशन इज हाई। तो हमेशा क्या होना चाहिए? बीओडी कम होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना ज्यादा बीओडी होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा। ठीक, होता क्या है बीओडी? बीओडी एक मीजर होता है, measure the amount of dissolved oxygen required by microorganisms to decompose organic matter in water, यानी कि सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि कितना उन्हें ऑक्सीजन चाहिए जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद हैं उनका अपघटन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाए जा सकते हैं? एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही है ये। ठीक, देखो सबसे पहले सॉर्बिटॉल को हटा दो, सॉर्बिटॉल नहीं होता है, क्योंकि सॉर्बिटॉल किस में पाया जाता है? सॉर्बिटॉल जो है, जो हम लोग ब्रश करते हैं या जो मंजन होता है उन सब में पाया जाता है, जो हमारा लिक्विड जो हम लोग यूज करते हैं उन सब में सॉर्बिटॉल रहता है। ठीक है, बट पीने के पानी में ये, ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होता है, पॉल्यूटेंट नहीं है ये। आर्सेनिक बिल्कुल हो सकता है, फ्लोराइड बिल्कुल हो सकता है, यूरेनियम भी पाया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण से होता है? अभी आप देख रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग पॉल्यूशन से रिलेटेड ही करते चले जा रहे हैं।
बताइए, नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो है 120 का डी, फ्लोराइड के प्रदूषण के कारण। क्वेश्चन आपसे लेड पर भी पूछा जा सकता है, लेड का प्रदूषण सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है? ये होता है टेट्रा एथाइल लेड, टीईएल। ये क्यों यूज किया जाता है? एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट। और किस में यूज किया जाता है? जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, आपको क्या बताना है? मरकरी से कौन सा रोग होता है? जैसे नॉकनी सिंड्रोम हम लोगों ने देख लिया, फ्लोराइड की वजह से होता है। मरकरी की वजह से क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक, कमेंट में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 121। यहां पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द मैक्सिमम नॉइस पॉल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण किसकी वजह से होगी? जेट उड़ान की वजह से, जेट फ्लाइट की वजह से। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ठीक, और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउंड सोर्स, और उसको आपको घटते या फिर बढ़ते हुए क्रम में लगाने को पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ऐसा एक क्वेश्चन पहले आयोग ने पूछा भी है। क्वेश्चन नंबर 122 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषि मिट्टी पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है। ठीक है, सही है। कृषि मिट्टी पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड छोड़ती है, बिल्कुल सही है। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया छोड़ते हैं, ये भी सही है। ठीक है। पोल्ट्री उद्योग पर्यावरण में रिएक्टिव नाइट्रोजन यौगिक छोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या है? तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। डी 1 2 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 आपसे पूछा गया माइक्रोबीट्स के बारे में। तो पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबीट्स को लेकर इतनी चिंता क्यों है? ठीक, एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। माइक्रोबीट्स जो है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उन्हें समुद्री इकोसिस्टम के लिए हानिकारक माना जाता है। तो हाँ, बिल्कुल ये सही है। ठीक, उन्हें बच्चों में स्किन कैंसर का कारण माना जाता है। ऐसी अभी तक कोई भी स्टडी नहीं है जो ये एस्टैब्लिश करती हो कि इनकी वजह से स्किन कैंसर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि सिंचित खेतों की फसल के पौधे उन्हें सोख लेते हैं। ठीक है, ये सही हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से कोई चिंता भी है नहीं। ठीक है, मेनली आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए। ठीक है, आगे आते हैं। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड अडल्ट्रेंट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें खाने में मिलावट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। माइक्रोबीट्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जो हम लोग फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, शेविंग क्रीम यूज करते हैं, उसमें भी होता है। एज अ लेदरिंग एजेंट यूज किया जाता है। ठीक है, माइक्रोबीड अपने आप भी बनती हैं। जो हमारे प्लास्टिक होते हैं वो क्या होता है? धीमे धीमे टूट कर छोटे 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 माइक्रोबीड्स में खुद ब खुद तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उस तरीके से माइक्रोबीड बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोपाल गैस ट्रेजेडी पर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड ड्यू टू द लीकेज ऑफ। तो वो कौन सी गैस थी? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 पर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आर करेक्ट? रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? ये जानवरों में वंशानुगत बदलाव लाता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि आप वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, फर्स्ट सही है तो ये और ये तीन हो सकते हैं, ये गलत है। ठीक, हमें ये मालूम है कि रेडियो एक्टिव प्रदूषण की वजह से कैंसर होता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। बी और सी में से कोई एक सही है। ठीक है, अब हम लोग बी और सी में से कोई एक सही है, दूसरे पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है पहला और चौथा सही है। अब तीसरे पर ध्यान देते हैं। इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन पर ये प्रभाव डालता है। तो तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, सी इसका आंसर है। दूसरा क्या लिखा हुआ है कि
यह मिट्टी में अलग अलग मिनरल्स के बीच असंतुलन पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी असंतुलन रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन नहीं पैदा करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। बायो रेमिडिएशन का क्या मतलब है? आसान सा आपसे डेफिनेशन ही पूछा गया। अगर आपको पता है कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है तो आप इसको बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय ऑर्गेनिज्म, कि जीवों द्वारा पर्यावरण से जहरीले प्रदूषकों को खत्म करना, ये होता है बायो रेमेडिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। खैर मैंने आपसे पूछा ही था कि मरकरी की वजह से कौन सा रोग होता है, क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। ठीक है, अब पूछा गया है कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है, सही सुमेलित नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग ये। मरकरी मिनीमाटा डिसीज बिल्कुल सही है। कैडमियम की वजह से क्या होता है, इटाई इटाई होता है। नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो फ्लोराइड की वजह से क्या होगा, इंडाइजेशन, ये गलत है। फ्लोराइड की वजह से क्या होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस में क्या होता है, दांत गिरने लगते हैं, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 128 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 है कि अनाज और तिलहन को ठीक से हैंडल और स्टोर ना करने से एफ्लाटॉक्सिन नाम का टॉक्सिन बनता है, जो सामान्य खाना पकाने की प्रक्रिया में खत्म नहीं होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा बनते हैं? ठीक, तो ये आपसे पूछा गया। एफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा बनते हैं? मोल्ड्स के द्वारा बनते हैं। मोल्ड, मोल्ड के द्वारा बनते हैं। ठीक, दे कैन कॉज लीवर डैमेज, और लीवर कैंसर के साथ भी एफ्लाटॉक्सिन को लिंक किया गया है। तो बनते कैसे हैं? मोल्ड से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 129 पर। द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आसान क्वेश्चन है ये भी। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? Who among the following environmentalist is known by the name of जल पुरुष या वाटर मैन ऑफ इंडिया? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? बी राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को बोला जाता है वाटर मैन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर was constituted the सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? किस सन में किया गया था? 1985 में, 1985। ठीक, और 1995 के में क्या किया गया इसी का नाम बदल करके रख दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। ये क्वेश्चन है एजेंडा 21 के बारे में। हम लोग पढ़ चुके हैं एजेंडा 21 के बारे में। रियो 92 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अर्थ समिट के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। खैर आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि करेक्ट कौन सा है एजेंडा 21 के बारे में? ठीक है, करेक्ट। अब पूछा गया है कि यूएनओ का है, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है, पढ़ चुके हैं हम लोग। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो ए नहीं हो सकता। बी क्या है? इट इज अ बुक ऑफ 21 चैप्टर्स ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। नहीं भाई, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर नहीं है ये, तो बी भी गलत है। अच्छा, डी देखते हैं। डी में लिखा हुआ है कि एजेंडा है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ सार्क। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए है? ग्लोबल एनवायरनमेंट, यानी कि वैश्विक पर्यावरण के संरक्षण के लिए योजना है ये। ठीक है, और इसमें जो 21 है, एजेंडा 21 में जो 21 लिखा है, ये क्या दिखाता है, ये आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको पिछली वीडियो में भी ये बता चुका हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ। यहां पर पूछा गया है आपसे कि एगमार्क एक्ट इंडिया में कब आया था? ठीक है, भारत में एगमार्क अधिनियम कब लागू हुआ?
आंसर है इसका 1937, 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 134। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक, तो कहां पर है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस्टिजियस टाइलर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 में आपसे पूछा गया है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इंपॉर्टेंट डे और डेट का। ठीक, तो क्योंकि ये क्वेश्चन कई सारा हम लोगों ने देखा है कि डेट पे क्वेश्चन आता रहता है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है। एक एक करके देखते हैं हम लोग इसको। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 2 जून, सॉरी 5 जून को होता है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ए का क्या होगा? 5 जून। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं विश्व वानिकी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, सी पर आते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे, यानी कि विश्व पर्यावास दिवस। ये कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा। फिर आखिरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कभी ना कभी आपको ये दिखी जाएगी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, इसलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 137। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, सही कौन सा नहीं जुड़ा है? अपिको मूवमेंट, पी हेगड़े, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर उसके बाद चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, एस एल बहुगुणा, बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट, मेधा पाटकर, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा नहीं सही मैच है? वो है साइलेंट वैली मूवमेंट बाय बाबा आमटे। बाबा आमटे का संबंध जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, वो साइलेंट वैली आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 138। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन्स डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर कोपन्स क्लासिफिकेशन स्कीम? कोपन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, CWG के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार का जरूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार कोपन क्लास आता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार CWG के अंडर आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए एनवायरनमेंट के। आई थिंक आपका रिवीजन हो गया होगा बहुत अच्छा एनवायरनमेंट का। इसी तरीके से हम लोग बाकी और स्टैटिक पार्ट भी कवर करते रहेंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए KGS IS को, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।